भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए, जैसे कि इधर दिखाई दे रहा है, इधर भी दिखाई दे रहा है। चतुर्थ कालखंड में आएंगे तो योगाभ्यास, आसन प्राणायाम ये 15 मिनट का है। जयंती पर्व संदेश 6 मिनट का है। मनोरंजक खेल, क्राफ्ट, चित्रकला या कोई प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता हो सकती है, चित्रकला प्रतियोगिता हो सकती है, कोई बच्चों का पार्टिसिपेशन जिसमें होता है वो 20 मिनट का रहेगा। और अंत में सत्संकल्प पाठ ये 2 मिनट का। मैं पहले इसको जो थ्योरेटिकल बातें हैं उसको कोशिश करती हूँ उसको मैं पहले समझा दूँ। उसके पश्चात आपको विस्तार से योग और खेल के बारे में दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे। पहली बार जब योगाभ्यास की बात आती है 15 मिनट की, तो 15 मिनट में हमें कम से कम एक प्राणायाम का अभ्यास करवाना है। बैठे बैठे बोल सकती हूँ मैं? एक प्राणायाम का अभ्यास कराना है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 आसनों का अभ्यास कराना है। जैसे सूर्य नमस्कार, वैसे सूर्य नमस्कार छोटे बच्चों को हम लोग नहीं कराते। सूर्य नमस्कार जो थोड़ा सा शरीर के दृष्टिकोण से टफ जाता है और उसको सरल करके 16 स्टेप्स का प्रज्ञा योग आसन है। अभी दिखाएंगे आपको उस प्रज्ञा योग आसन को, जो कि 16 स्टेप्स का होता है। उसमें जैसे सूर्य नमस्कार में है, जाते जाते 6-7 स्टेप्स होते हैं, फिर वापसी के 6 स्टेप्स होते हैं। 12 स्टेप्स में अपना सूर्य नमस्कार पूरा हो जाता है। 16 स्टेप्स का जो प्रज्ञा योग आसन है वो 8 स्टेप जाने के और 8 स्टेप वापस आने के होते हैं, रिपीट होते हैं। बहुत साइंटिफिक है वो। तो यदि हम वो सिखाते हैं तो एक दिन में तो नहीं होगा। तो एक सप्ताह, मान लीजिए सप्ताह में एक दिन हमारी क्लास चलती है, तो एक सप्ताह में 2 या 3 आसन मात्र सिखा करके उनका अभ्यास कराएंगे और एक प्राणायाम का अभ्यास कराएंगे। हमारा 15 मिनट उसमें ही गुजरेगा। थोड़ा ड्रिल, पीटी व्यायाम जैसा करा के थोड़ा सा वार्म अप के लिए, शरीर को गर्माहट देने के लिए 2-3 मिनट उसमें निकल जाएगा। और लगभग अधिकतम आप वही 8 मिनट, 7-8 मिनट के लिए 3 आसनों को पैकेज दे करके उनको क्रम से बताएंगे, उसका अभ्यास करेंगे और एक प्राणायाम का अभ्यास कराएंगे। 15 मिनट इसमें निकल जाएगा और केवल क्रिया नहीं करानी है। क्रिया के साथ साथ उनको, जैसे कि मैंने पहले निवेदन किया, उसके लाभ भी बताने हैं, उनकी प्रेरणा भी देनी है। तरीका भी रोचक होना चाहिए। रोचकता के साथ में हंसाते गुदगुदाते हुए उनको ये सब कराना है। उनके साथ में कुछ गीत वगैरह भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से अपन आसन प्राणायाम कराएंगे। अभी आपको डेमो दिखा देंगे, वीडियो दिखा देंगे। उसके पश्चात आता है जयंती पर्व संदेश। इसके बारे में कुछ बातें पहले हो चुकी है। जयंती किसकी? पहले बच्चे का जन्मदिन मनाया था तृतीय कालखंड में। यहाँ जयंती का मतलब महापुरुषों की जयंती हो सकती है, रामकृष्ण की जयंती है, या पर्व संदेश होता है। अपना दुर्गाष्टमी आती है, तो गणेश उत्सव होता है, तो गणेश चतुर्थी आती है ना, तो महाशिवरात्रि आती है। इस प्रकार की महात्मा गांधी जी की जयंती आएगी, महाराणा प्रताप की जयंती आएगी, सुभाष चंद्र बोस की है। इस प्रकार से क्रांतिकारी वीरों की आएगी। तो समाज का निर्माण करने वाले क्रांतिकारी, बड़े ऊंचे साहित्यकार, जिनके नाम को, जिनके पर्सनैलिटी से हमारे बच्चों को परिचित होना ही चाहिए और वो भूल चुके हैं। तो एक बहाना है, एक माध्यम है कि जब उनकी जयंती आती है तो निश्चित रूप से हम उनकी जयंती मनाएं। ऋषि भी उसमें शामिल है। वाल्मीकि जयंती होती है, तो उनके जयंती के माध्यम से उनकी कहानियाँ हम उनको बताएं। कहानी के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, नैतिक शिक्षा की कहानियों के माध्यम से सीखते हैं। उसी प्रकार से महापुरुषों की जीवनी को समझ करके बच्चा उनको रोल मॉडल बनाता है। रोल मॉडल अत्यंत आवश्यक है हर इंसान के लिए, हमारे आपके लिए। जिनके जीवन में कोई रोल मॉडल है उनका विकास बहुत आसान है, आसानी से होता है। और जिनका कोई रोल मॉडल नहीं है, किनके समान बनूं, कोई आदर्श नहीं है, कोई आदर्श व्यक्ति नहीं है, तो वो कभी इधर गिरेगा, कभी इधर लुढ़केगा, कभी इधर थोड़ा उठेगा भी और गिरेगा भी। ऐसी लुढ़कता हुआ जीवन उसका निकल जाएगा। इसलिए हमें महापुरुषों से
अवतारी चेतनाओं से, जितने भी जिनका अवतरण उच्च कार्यों के लिए हुआ, संत सहित शुरू हुए, उन सब के नाम को याद रख करके उनके जीवन से, उनके कर्तृत्व से, उनके व्यक्तित्व से बच्चों को उनके जन्म दिवस के दिन परिचित कराना चाहिए। अब तरीका क्या होता है इसका? तरीका ये है, एक तो तरीका होता है भाषण की तरीके, जैसे मैं बोलूँ महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, इस दिन हुआ था, ये उनके माता थे, उनके पिता थे, उन्होंने ये आंदोलन चलाया और यहाँ पर उनकी यात्राएं हुई, और ये भाषणात्मक तरीका। और बच्चों के सामने कैसे? आपके सामने ब्लैक बोर्ड रहेगा, चॉक डस्टर रहेगा, और या तो आप प्रोजेक्टर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा। स्कूल आजकल सारे स्कूल में ई क्लास होता है, स्मार्ट क्लास होता है। आप बहुत अच्छे तरीके से इसका उपयोग करके इसको इतना शानदार बना सकते हैं। ये तो बूंद बूंद से घड़ा भर करके 20 साल में हमने ये बनाया, लेकिन आपके पास आज के डेट में इतना कुछ रेडीमेड है कि आप इसको इतना ज़्यादा साइंटिफिक बना सकते हैं, इतना ज़्यादा रोचक बना सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आपको रेडीमेड मिल रहा है। और ई क्लास है आपके स्कूल में, इसलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने आप से, कंप्यूटर ऑपरेटर हर स्कूल में रहता है, आप उनसे PPT बनवाइए, पावर पॉइंट, और उससे प्रेजेंटेशन करवाइए। बच्चों को रोचक भी लगेगा, बच्चों को बहुत मन लगेगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे भाग रहे हैं बाल संस्कारशाला को छोड़कर, ये किया जा सकता है। तरीका ये रहेगा, उसे प्रश्न लिख देते हैं। हाँ भी बताइए, ये किनका चित्र है? हाँ जी, ये सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? किसको पता है? किसी को पता है? नहीं पता, चलो हम बता दें, इस दिन हुआ था। इनकी माता का नाम क्या है? कौन बताएगा? प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उनसे पूछिए और पूछ करके उनको लिखते जाएं, ज़्यादा अच्छा होगा। हमें तो पता है कि अगले सप्ताह किनकी जयंती मनाई जानी है, हमें तो मालूम रहेगा। एक सप्ताह पहले डिक्लेयर कर देंगे कि भाई इस महापुरुष की जयंती मनानी है। तो जयंती कैसे मनाएंगे? तो बच्चों क्विज कंपटीशन के माध्यम से जयंती मनाएंगे। आप इस महापुरुष के बारे में पढ़ करके आइए, जानकारी हासिल करके आइए। जो फर्स्ट आएगा, जो सेकंड आएगा, उनको उपहार मिलेगा। आप देखिए उनकी जागरूकता बढ़ जाए, थोड़ी स्टडी करके आएगा, सीख पढ़ करके आएगा। और लोग जो हैं, और बच्चे जो हैं, वो उसका जवाब देते जाएंगे। तो जो जवाब देते जाएंगे उसको आप ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। माता का नाम ये, पिता का नाम ये, इन्होंने ये महत्वपूर्ण कार्य किया, यहाँ इनकी प्राथमिक शिक्षा संपन्न हुई, यहाँ पर इन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल या उच्च शिक्षा प्राप्त की, जीवन में ये बड़ा काम किया, इस समय ये बड़ा इंसिडेंट घटा, ये ऐसा वैसा कर, ऐसे कुल मिलाकर के पूरी कहानी बन गई उनकी। आप रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान जी के बारे में, भगवान राम के बारे में भी कर सकते हैं, ऐसा सबके लिए कर सकते हैं। जयंती है, पर्व संदेश में जिनके नाम से पर्व मनाया जाता है, तो उन सबके लिए ऐसा किया जा सकता है। ये तरीका है, ये भाषणात्मक नहीं रहता, ये रोचक हो जाता है। तो अपन क्विज कंपटीशन को सामने रख करके, या चित्र के बारे में इस प्रकार से, तो कुछ ये खेल में भी आ जाता है, खेल जैसा हो जाता है, ज्ञानवर्धक खेल में आता है। तो ये एक ही चीज़ को बनाने की कई टेक्निक होती है। इस तरीके से हम क्या करें, जयंती और पर्वों का संदेश। पर्व संदेश में ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। मैं बताना चाहूँगी किशोर संस्कारशाला की किताब, किशोर संस्कारशाला में जैसे बाल संस्कारशाला की किताब है, मैं आपको अब यहाँ है नहीं, ध्यान से हट गया। बाल संस्कारशाला में जो बच्चा 2 साल पढ़ लेगा, ये सारा उसको कवर हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा 2 साल में। फिर कहाँ जाएगा बच्चा? उसी गटर में चला जाएगा, छोड़ देंगे। सतत शिक्षण चाहिए। तो हमारे पास किशोर संस्कारशाला की बड़ी समृद्ध सामग्री है, लगभग 200-250 पेज की। तो जो बच्चे बाल संस्कारशाला से पढ़ के निकल गए हैं, अब उम्र भी तो बड़ी हो गई है उसकी, थोड़ा परिपक्व हो गया बच्चा, अब इस तरीके से वो मजाक कोई पसंद नहीं करेगा। तो अब उसको थोड़ी दूसरी टेक्निक से और नई सामग्री को उनको देने का समय है। तो किशोर संस्कारशाला जो चलती है, उसमें जो स्कूल में ही चलती है, वो चल सकती है बहुत अच्छे तरीके से। वो सामग्री आप प्रदान कीजिए। टीचिंग का तरीका लगभग यही है, सामग्री बदल जाएगी, उसमें नवीनता आ जाएगी, उसमें अधिक से अधिक महापुरुषों के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, संस्कृति के बारे में, देशभक्ति के बारे में, ये नवीन ज्ञान और नए तरीके से
इस तरीके से वो आप अपन उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। 2 साल किशोर संस्कार शाला चलेगी। उसके बाद वो युवा हो गया, 11वीं क्लास में पहुँच गया। 11वीं क्लास में 12वीं क्लास में जो युवा पहुँचता है वो बहुत परिपक्व हो चुका रहता है। फिर उसको कैरियर गाइडेंस के बारे में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि के बारे में आप उनको बताइए, तनाव प्रबंधन के बारे में बताइए, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताइए। सारा मटेरियल तैयार है हम लोग के पास, आज से नहीं, कब जमाने ये तो आज सौभाग्य जगह कि टीचर्स के पीछे बैठे हैं। अगर हमारा बस चलता तो पहले नौकरी छोड़कर किसी में कूद गए होते। लेकिन अब वो बात बीत गई सो बात गई, जब जागे तब सवेरा। अभी हमारे पास अवसर है, हम जितना ज़्यादा हो सके हम वो काम कर सकते। 2 साल ये 2 साल किशोर संस्कार शाला, उसके पश्चात अगले 2-3 साल के लिए युवा संस्कार शाला। तो क्या कहेंगे उसको, युवाओं के ऊपर काम करना, युवा शिविर बनाए, युवाओं को अलग मैटर दें। तो फिर वो स्कूल में 12वीं क्लास पास करके निकलेगा ना। तो आज का बच्चा तो 12वीं क्लास पास करने के बाद में जैसे आँख में पट्टी बंधा, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किधर क्या करूँ, इस प्रकार की स्थिति में पड़ रहे थे बहुत सारे बच्चे। ये दूसरों को गाइड करने वाले बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें अपने स्तर को बढ़ाना पड़ेगा, टीचर के स्तर को भी बढ़ाना पड़ेगा, उसको खुद को भी ट्रेंड होना पड़ेगा। तो इस तरीके की बात है जिससे कि हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। पर्व संदेश, जितने पर्व होते हैं, क्यों दुर्गा पूजा, क्यों गणेश पूजा, क्यों रामनवमी, क्या है महाशिवरात्रि, क्या चीज़ है ये, जिनको मजाक उड़ाना कहते हैं। हिंदुओं के तो इतने लाखों लाख देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता बोलते हैं लोग। लेकिन वो देवी देवता है क्या चीज़, कहीं बाहर नहीं है देवी देवता, सब इधर भीतर है। उसको बाहर निकालने का पहचाने तो सही। हम लोग को शर्म आती जब कोई कुछ बोलता है, हम बता नहीं सकते हमको 8 हाथ दुर्गा माता के क्या है, बड़ा सा पेट और बड़े से कान गणेश भगवान के क्या है, कौन जानता है, कोई जानते हैं? हमारे लिए लज्जा की बात है। हम हिंदू कहलाते हैं यदि, तो भी लज्जा की बात है। हमें जानना चाहिए ना कि क्या है, क्या बताएंगे अपने बच्चों को, क्या बताएंगे। ये शिक्षण पहले टीचर्स को मिलना चाहिए। तो ये एक दिन में नहीं होगा। किशोर संस्कार शाला किताब में हालांकि सारा एक्सप्लेनेशन है। मैं तो कहती हूँ हर टीचर के पास व्यक्तिगत रूप से, चाहे स्कूल से, ये कुछ ऐसा अपना एक बंच हो जाए, बाल संस्कार शाला, किशोर संस्कार शाला, युवा संस्कार शाला, कुछ आवश्यक लिटरेचर जो शिक्षा और विद्या से संबंधित है, और दिमाग अपना पूरा हम लोग साफ करें और इस अभियान में जुटे तो मज़ा आ जाएगा। अंत में कुछ नहीं है, आपका सत्संकल्प पाठ है। ये सत्संकल्प पाठ जो है वो ये मानिए, सत्संकल्प पाठ जो है वो ये मानिए कि एक दिन में एक सत्संकल्प पाठ को पढ़ करके बताना है और समझाना है। सत्संकल्प पाठ खेल खेल में सत्संकल्प पाठ के माध्यम से उनको, वो किसी देवी देवता, किसी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं। वो जो 18 सूत्र हैं, 18 सत्संकल्प कहलाते, 18 सूत्र हैं मात्र। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल देती हूँ। नंबर 1, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। नंबर 1। अब इसमें कौन से देवी देवता का नाम है, आप इसको कौन से धर्म का मानेंगे, संप्रदाय का मानेंगे? ये सार्वभौम है, सार्वभौम सूत्र है ये। और जो ईश्वर को सर्वव्यापी मान रहा है, न्यायकारी मान रहा है, विश्वास कर रहा है, वो कभी गलत काम कर सकेगा? वो भले भगवान को न माने, बोले मैं नास्तिक हूँ, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, कोई बात नहीं, मुबारक हो तुम्हें। लेकिन तुमने कण कण में अगर मान लिया भगवान को, और सर्वव्यापी के साथ न्यायकारी भी मानते हैं कि भगवान कभी गलत कर ही नहीं सकते, मेरे साथ अन्याय नहीं हो सकता, तो उसको शिकायतें भी किसी के प्रति नहीं होगी, क्योंकि जो हो रहा है उसके लिए अल्टीमेटली मैं ही जिम्मेदार हूँ, उसे विश्वास होगा। और शरीर को भगवान का, नंबर 2, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और निमित्तता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। नंबर 2 सूत्र है। कितना बड़ा सूत्र है बताइए। कि व्यक्तिगत रूप से देखें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को समान रूप से समझ करके अपने आप को भगवान का मंदिर समझ करके अपना रख रखाव करेगा। ऐसे 18 सत्संकल्प के सूत्र इसमें रखे हुए।
जिसको एक एक करके हमें समझाना है, समझना है, विश्वास करना उसके ऊपर। ये किसी धर्म संप्रदाय से संबंधित नहीं, बल्कि गीता के 18 अध्याय की तरह 18 सूत्र हैं, 18 पॉइंट हैं, जो व्यक्ति को पूरी तरह से आस्तिक भी बनाते हैं, समाजनिष्ठ बनाते हैं, संस्कृति निष्ठ बनाते हैं, अपने स्वयं के ऊपर विश्वास करना सिखाते हैं, समाज के प्रति जितनी मर्यादाएं हैं, वर्जनाएं हैं, उनके प्रति उनको जागरूक करते हैं। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो ये कुछ समय तो बीत चुका है, ये जिसको मैं पढ़ के बताई होती, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों की बाल संस्कार शाला को अच्छे से रन करने के लिए खेल और योग। और योग करने के लिए तो अब जगह भी नहीं है, समय भी नहीं है, और खेल के लिए भी तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कुछ प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, जो 4:30 बजे तक आपको संपन्न होते हुए देंगे। खेल नहीं कराएंगे तो बच्चे भाग जाएंगे। और योग के संस्कार तो हमारे बच्चों में होना ही चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इस किताब में पीछे आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर का नमूना। वार्षिक प्रतियोगिता करानी है, वार्षिक प्रतियोगिता करानी है, वार्षिक मूल्यांकन करना है, और साथ ही साथ जैसे एनुअल फंक्शन करते हैं अपने स्कूल में, उसी प्रकार से बाल संस्कार शाला का भी एनुअल फंक्शन होता है। लेकिन जब स्कूल में होगा तो स्कूल में एनुअल फंक्शन का रूप पूरी तरह से बदल जाएगा। अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम का मतलब क्या करते हैं, आप दिल पे हाथ रख करके देखिए और निष्पक्ष तरीके से बताइए। सिवा हो हल्ला शोर गुल के और सारे फिल्मी करण, वो सारा फिल्मीकरण रहता है, वो गानों को लेते हैं और उस पर नचवाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा डांस करने में इंटरेस्ट लेता है और टीचर नचवाने में इंटरेस्ट लेता है। जाने किधर से क्या मिस्टेक होता है। कहाँ गए वो दिन जब हमारे बच्चे ज्ञान के दृष्टिकोण से पराकाष्ठा करते, ज्ञानपूर्वक बातें नहीं होती। और गीत क्या रहते हैं, गीत क्या रहते हैं, श्रृंगार रस के गीत रहते हैं। लज्जा से सिर झुक जाता है अगर विचारशील कोई टीचर। तो विद्यार्थी जीवन में टीचर के संरक्षण में वो श्रृंगार रस में रस लेने लगे, इससे ज़्यादा सत्यानाश उसका हो सकता है। क्या काम है विद्यार्थी जीवन में श्रृंगार रस का, बताइए भला क्या होगा उसका, क्या होगा। कॉलेज में एक बार समझ में भी आता है, चलो बच्चे बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, उनकी आयु इतनी हो गई, आप ना भी बोलेंगे तब भी चूंकि प्रकृति प्रदत्त वो आयु से गुजर रहे हैं। लेकिन स्कूल के बच्चे, स्कूल के बच्चों में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का ये जो कॉन्सेप्ट आ गया है, इसमें सबसे बड़ा कारण मैं समझती हूँ, मेरी समझ में, इस प्रकार का माहौल बनना है। इस प्रकार के माहौल के परिणाम स्वरूप उसको हवा मिलती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बहाने, हमारे एनुअल फंक्शन के बहाने हम पूरे स्कूल का बच्चों का भाग्य बदल सकते हैं। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम चयन किए जाते हैं, आप उनको देखिए, उनमें वीर रस के, वात्सल्य रस के, सेवा संवेदना के भरे, राष्ट्रभक्ति की चीज़ें उसमें हो, प्रसंग, गीत, गाने, ये होनी चाहिए। बदल नहीं जाएगा। फिल्मी गानों की धुन पर सब गाए जाते हैं, क्या जरूरत है उसकी। तो आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आप जितना ज़्यादा इसमें सोचेंगे, मनन चिंतन करेंगे, आपको सब जगह लगेगा इसमें भी बदलाव आना चाहिए, यहाँ भी बदलाव हो सकता है, अरे इसके जगह तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। और आपको रेडीमेड दे सकते हैं, रेडीमेड, केवल आप देखें और अपने बच्चों को तैयार करवाएं। शांति कुंज का वो चलता है, आता है रेडीमेड, सब इन गानों पर नृत्य नाटिका होती है। तो काम इतना है भाई साहब, इतना काम है कि काम करते करते हमें अगला जन्म और लेना पड़ेगा। जैसे वो सुभाष चंद्र बोस जो बोले, खुदीराम बोस सुभाष चंद्र बोस बन के आ गए। ये इतना काम है, काम खत्म नहीं होने वाला। इस जन्म के लिए तो पर्याप्त खजाना है काम करने का। तो हर दृष्टिकोण से विचार किया जाए और अपने योग को और खेल को देखें, जिससे कि हमारे बच्चों को अपन संस्कारशाला में रोचकता दे सकें। ऑनलाइन जो बाल संस्कारशाला चलती है उसके लिए तैयार किया गया है। एक्चुअल में खेल बच्चों के बीच में खिलाते हैं तो उसमें थोड़ी सी और रोचकता रहती है, क्योंकि ऑनलाइन में अब बच्चों के सामने तो बच्चों को करा नहीं सकते, केवल दिखाना पड़ता है, फिर बच्चे घर में करते हैं। तो उस दृष्टि से को तैयार किया गया है। बोलिए भारत माता की जय। आइए बच्चों,
हम सभी आपको प्रज्ञा योग बताने जा रहे हैं। हमारे आचार्य जी और बाल संस्कार शाला की बालक और बालिकाएं यहाँ पर प्रज्ञा योग का अभ्यास आप सभी को करके दिखा रही हैं। आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से इसको देखिएगा और उसके पश्चात अपने अपने घर में इस अभ्यास को करना है। बच्चों, शरीर के सभी अंगों के लिए इस प्रज्ञा योग में आसन शामिल हैं। आप अगर इस आसन को करते हैं तो आप शरीर के सभी अंगों को लाभ दे सकते हैं। गायत्री मंत्र के सारी शक्तियाँ इस प्रज्ञा योग में समाई हुई हैं। तो आइए शुरू करें। सबसे पहला आसन है ताड़ आसन, जो कि बना हुआ है ताड़ के पेड़ से, ताड़ के पेड़ की तरह। सबसे पहले दोनों पैरों को जोड़ लेंगे। इसके पश्चात श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर करेंगे। कान से हथेली चिपकी हुई, आमने सामने, और पंजे के बल खड़े होंगे। अगला है पादहस्तासन। इसमें श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे। हथेली से पैर को छूने का प्रयास करेंगे, लेकिन घुटना सीधा रहेगा, घुटने को मोड़ना नहीं है। अगला है वज्रासन। दोनों घुटना जमीन पर रखेंगे, पंजे को पीछे की ओर ले जाएंगे और एड़ी को फैलाकर एड़ी के ऊपर बैठ जाएंगे। एक बार देख लीजिए बच्चों, पंजे को इस प्रकार जमीन पर रखना है, पंजा उठाना नहीं है, और एड़ी को थोड़ा सा फैलाकर एड़ी के ऊपर बैठना है। ये हुआ वज्रासन। बच्चों, भोजन करने के पश्चात हमेशा इस आसन पर 5 मिनट अगर हम बैठें तो हमारा भोजन बहुत अच्छे से पचता है। इसके पश्चात अगला है उष्ट्रासन। ऊंट की तरह देख लीजिए, दोनों हाथों से अपने पैर की एड़ी को पकड़ेंगे और पेट और सीने को सामने की तरफ फुला देंगे। पेट सामने की तरफ, इस प्रकार। अगर आपसे बहुत अच्छे से बनता है तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार पीछे की तरफ ले जाते हुए अपने एड़ी को पकड़ सकते हैं और इस प्रकार हम कर सकते हैं। अगला है बच्चों वो योग मुद्रा। इसमें आप दोनों हाथों को पीछे लॉक करेंगे, मस्तक जमीन पर रहेगा, पैरों पर बैठे रहेंगे और हाथ को जितना आप ऊपर खींच सकते हैं ऊपर खींचेंगे। इस क्रिया को श्वास छोड़ते हुए करना है। इसको कहेंगे उष्ट्रासन। पैरों पर बैठे रहेंगे, मस्तक जमीन में। ये हुआ योग मुद्रा। इसके पश्चात अगला है अर्ध ताड़ासन। इसमें श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए दोनों हथेली ऊपर की ओर। यहाँ पर भी बच्चों पंजे पर बैठे ही रहना है, हमको एड़ी पर बैठे ही रहना है। हथेली आमने सामने, हाथ कान से टच करते हुए, शरीर सीधा। इसके पश्चात अगला है बच्चों शशांक आसन। खरगोश की तरह श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हथेली और मस्तक जमीन पर लाएंगे, मस्तक जमीन से टच करते हुए। अगला है भुजंगासन। दोनों हाथों और पैरों को वहीं पर रखेंगे और केवल कमर के भाग को सामने की लाते हुए, कमर का भाग नीचे की तरफ और दृष्टि ऊपर आसमान की तरफ, हथेली बिल्कुल सीधा। इसके पश्चात बायां त्रिक भुजंगासन। बाईं ओर अब घूमकर अपने पैर की एड़ी को देखेंगे। दायां त्रिक भुजंगासन। दाईं तरफ अपनी पैर की एड़ी को देखेंगे। अगला, अब जैसे जैसे हम गए थे वैसे वैसे वापस आएंगे। बच्चों, अगली क्रिया जैसे हम गए थे शशांकासन से भुजंगासन, तो भुजंगासन से शशांकासन में आएंगे। अगला है अर्धताड़ासन। दोनों हथेली ऊपर, कमर पर, पैरों पर बैठे हुए, हथेली ऊपर की ओर। अगला उत्कटासन। इसमें हम दोनों हाथ जोड़कर
पंजे के बल बैठेंगे, जैसे हम उकड़ू बैठते हैं वैसे हम बैठेंगे। अगला पादहस्तासन। अब श्वास छोड़ते हुए हथेली से पैर को स्पर्श करने का प्रयास, घुटना सीधा। फिर अगला बच्चों ताड़ासन, पंजे के बल खड़े होंगे और अब बल की भावना के साथ जब मानो कोई हम शक्ति खींच रहे हैं, इस भाव से ओम का उच्चारण करते हुए वापिस आएंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। इसको कहते हैं प्रज्ञा योग। अभी मैंने कहा सूर्य नमस्कार को तो उसमें 12 होते हैं, 16 के हैं, तो जाते और आते वापस करके 16 स्टेप्स हो गए। ये हर कोई कर सकता है, बाल वृद्ध युवा नर नारी सब। सूर्य नमस्कार थोड़ा सा टफ जाता है, तो बच्चों को बाल संस्कार शाला में यही सिखाएंगे। और प्राणायाम तो जानते होंगे लगभग आप लोग सब। तो प्राणायाम का अभ्यास, एक अभ्यास भ्रामरी, दूसरा अनुलोम विलोम और एक आपका कपालभाति, भस्त्रिका, इतना तो जरूर करवाइए। और उद्गीत प्राणायाम तो सबको मालूम है, ओम करके लंबा उच्चारण कराने वाला, कुछ मुद्राओं के साथ में कुछ प्राणायाम। तो एक क्लास में 3 आसन केवल करा करके उसको रिपीट कराइए। नेक्स्ट वीक फिर क्लास लगेगी। पिछला 3 अभ्यास कराया, 1 आसन जोड़ दिया, फिर अगली बार पिछला 4 का अभ्यास कराया, फिर 1 जोड़ दिया। ऐसे करते करते लगातार यदि हमने साप्ताहिक रूप से 1 क्लास भी लगाई तो 2 महीने में हमारा बच्चा जो है वो प्रज्ञा योग पूरी तरह से सीख जाता है, जरूर सीख जाता है, केवल 15 मिनट के आसन प्राणायाम से। इसमें कुछ कहना है, पूछना है आप लोगों को? इसके साथ साथ जो पवन मुक्त आसन होता है, सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं ना उसको, सूक्ष्म व्यायाम जोड़ों का, वो बच्चों को सिखा सकते हैं, सिखाया जाता है। और अगर हायर सेकेंडरी स्कूल में कर रहे हैं तो उनको तो सूर्य नमस्कार सिखाएं। आइए बच्चों, आज हम सूर्य नमस्कार के बारे में जानेंगे। बच्चों, सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं और इन 12 आसनों में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सभी अंगों के आसन सम्मिलित किए गए हैं क्रम से। बच्चों, भगवान सूर्य की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही शानदार सूर्य नमस्कार है। पिछले सप्ताह हमने आप सभी को 4 आसन करके बताए थे। आज हम पूरे 12 आसन आप सभी को दिखा रहे हैं। आप सब बहुत ध्यान से इस अभ्यास को समझिएगा और घर में नियमित रूप से अभ्यास करिएगा। आइए, सबसे पहले प्रणाम आसन। दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाते हुए प्रणाम की मुद्रा में भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए प्रणाम मुद्रा में सामान्य श्वास प्रश्वास में इस आसन को करेंगे। दोनों पैर अगल बगल रहेगा। अगला आसन है बच्चों हस्तोत्थानासन। श्वास लेते हुए दोनों हाथ पीछे की ओर खींचेंगे, शरीर में संतुलन बनाते हुए जितना पीछे झुक सकते हैं उतना झुकेंगे। अगला आसन है पादहस्तासन। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पैर से छूने का प्रयास करेंगे, घुटना सीधा, मस्तक को घुटने से छुआने का प्रयास करेंगे। बच्चों, जितना आप झुक सकते हैं उतना ही झुकें, लेकिन घुटना सीधा रखें। अगला आसन है अश्व संचालन आसन। श्वास लेते हुए इस आसन को करेंगे। एक पैर दोनों हाथ के बीच में, एक पैर पीछे, घुटना जमीन पर, कमर नीचे, दृष्टि ऊपर की ओर। ये देखिए, हाथ और पैर की स्थिति, दृष्टि ऊपर और घुटना जमीन पर। अश्व संचालन आसन। इस आसन को हम श्वास लेते हुए करेंगे। फिर अगला आसन है बच्चों दंड आसन। सामान्य श्वास प्रश्वास में डंडे की तरह बिल्कुल कमर सीधी, डंडे की तरह कमर सीधी रखेंगे, हथेली और पैर पर वजन देते हुए। अगला आसन अष्टांग नमस्कार। इसमें घुटना, सीना और ठुड्डी जमीन पर, कमर हल्का सा उठा रहेगा, केहूनी ऊपर की ओर रहेगी, हथेली जमीन पर रहेगा। ये है अष्टांग नमस्कार, कमर हल्का सा उठा रहेगा। अगला आसन है बच्चों भुजंगासन। दोनों हाथ सीधा, दृष्टि ऊपर की ओर, कमर तक का भाग जमीन में, दृष्टि ऊपर की ओर रहेगी। ये है भुजंगासन। इसके पश्चात अगला है पर्वतासन। कमर पर्वत की तरह ऊपर रहेगा, हथेली और पैर पर पूरे शरीर का संतुलन होगा, दृष्टि नीचे की ओर,
पर्वत की तरह यह आसन पर्वतासन। अगला है बच्चों अश्व संचालनासन। जिस पैर को हम ले गए थे पीछे उसी पैर को पुनः सामने लाएंगे। एक पैर दोनों हाथ के बीच में, एक पैर पीछे, घुटना जमीन पर, दृष्टि ऊपर की ओर। अगला पादहस्तासन। अब दोनों पैर मिला लेंगे, कमर थोड़ा सा मुड़ेगा, दृष्टि नीचे की ओर, घुटना सीधा। अगला हस्तोत्थानासन। श्वास लेते हुए दोनों हाथ पीछे की ओर। उसके पश्चात प्रणामासन। प्रणाम। एक जो बालक है जिसने योग सीखा है उसके द्वारा कुछ प्रस्तुति का वीडियो भेजा गया था। तीर बोलेंगे और नीर में कूद गए बच्चे तो फाउल जी। नीर बोले तीर में कूद गए तो फाउल। जारी रखेंगे। आप सब इसके लिए तैयार? तो सभी बच्चे अपना हाथ कमर पे रख लीजिए। कमर पे रखने पर कोई अपना हाथ और बोले के किनारे पे खड़े होइए। एकदम ज्यादा दूर में नहीं। तीर 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 नीर तीर नीर नीर। रूपेण चक्रधारी इसलिए से खेल में विजय हुए हैं। तालियां तालियां भैया। लाला जी ने लड्डू खाए। चलिए खेल जब शुरू होगा तो एक सर्कल में जो आप गोला दिखाई दे रहा है चारों तरफ सफेद लाइन, उसके चारों तरफ आपको दौड़ लगानी है। क्या करनी है? बाहर में दौड़ लगानी है, गोले के बाहर बाहर। और हम कहेंगे लाला जी ने लड्डू खाए, आप बोलेंगे कितने खाए कितने खाए, ये बोलते जाना है आपको। और ऐसे करते हुए जब हम बोलेंगे 3 तो आपको तुरंत 3-3 के ग्रुप में खड़े हो जाना है, 3 की जोड़ी बना लेनी है, ठीक है। और हमने कहा लाला जी ने लड्डू खाए 4, तो कितने व्यक्ति की आपको जोड़ी बना लेनी है? 4। और इसी प्रकार मान लीजिए हमने कहा कि 2.5 लड्डू जो बनाते जाएंगे जोड़ी वो जीतते जाएंगे, जो जिसकी जोड़ी नहीं बन पाएगी वो फाउल होते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसके लिए आप सब तैयार हैं? और हमारे जितने भी आचार्य हैं वो निगरानी करेंगे, देखेंगे कौन फाउल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार सर्कल में आपको एक निश्चित इसमें दौड़ना है। चलिए खेल शुरू करते हैं, स्टार्ट। लाला जी ने लड्डू खाए, लाला जी ने लड्डू खाए, दौड़िए। ने लड्डू खाए 4। हाँ देख लीजिए। लाला जी ने लड्डू खाए, लाला जी ने लड्डू खाए 5।
नहीं ना ठीक तो एक बच्चा जो है अपना स्थान से उठेगा और अपने दिशा में अरे खेल का नाम है नमस्ते जी। किसी दूसरे बच्चे को पीछे से ऐसे छू देगा, मतलब वो करते हैं वैसे, समझ पाया? किसी को भी छू देंगे पीछे से, और पीछे से छू देंगे तो वो जो बच्चा है उसके विपरीत, मतलब उसकी दिशा में वो भागेगा। मतलब एक बच्चा जो निकल गया वो ए में निकल गई तो ऐसे भागेगी, और किसी को कर देगा तो वो भाई ऐसे पीछे उल्टा दिशा में भागेगा। समझ पाया? और जहाँ पर आप लोग मिलेंगे वहाँ पर कहेंगे मिलकर बैठ कर बोलेंगे नमस्ते जी, नमस्ते दीदी, नमस्ते भैया। हाँ, आराम से। ठीक, अभी अपने सामने ले आया बेसिक है, उनकी साइज है वैसे ही आप बाबा का नहीं मिलेगा, किसी को भी मुझसे छूना है तो जिसको फोन करते हैं उसी दिशा में जाता है। नमस्ते जी करके उसी जगह में वो खड़े होना। पहले क्या हो गया कि घूमेगा समझ गए? आगे बढ़ते हैं। दूसरे को बेटा, दूसरे को चले किसी प्रकार से कैसे कैसे गीत गाते हुए याद रखें, जैसे जाल मछली। घंटी बजती है, ऐसे लगातार घंटी बजती जाएगी और वो बजाते रहेंगे, और जैसे वो स्टार्ट होगा वैसे ही आप अपना ये जो जाल है, कि जैसे जाल है, जाल को ऐसे कर दीजिए, मतलब जो बीच में फंसा रहेगा उसको बन जाएंगे। जाल मछली, जाल मछली, जाल मछली, जाल मछली, जाल मछली, जाल मछली, जाल मछली बाहर। अगला तो घंटी बज रही है, घंटी बंद होती तो वो जाल को नीचे कर देती, फंस जाते हैं बच्चे, होशियार बच जाते हैं। तो जागरूकता में रखते हैं। वो लाइन में सबको लाइन खड़े हैं, बड़े लोग जाल बनाते हैं, छोटे लोग मछली। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। एक सांप में हो उसका उच्चारण करके वापस घूम कर अपने स्थान पर आकर बैठेगा। बीच में सांप होते हैं के लिए होटल को लगे इसके वो भी कर सकते हैं। यदि गोला बड़ा बनाएंगे तो एक सांप में ओंकार बोलना है और एक गोला एक राउंड लगाना है। लेकिन यदि गोला छोटा है तो 2 राउंड, गोला बड़ा है तो 1 राउंड। समझिए ना? चलिए हर एक उठेगा और एक बार में ब्रेक हाथ से 2 राउंड लगाए। ठीक है भैया, समझ आया? नहीं लगा पाएंगे तो राउंड देना पड़ेगा। चलिए खड़े, आप समझिए। दो राउंड लगवा रहे हैं। चलो दूसरा। अब आप खड़े लंबी गहरी सांस लें। सांस रोकने की कैपेसिटी बढ़ती है तो अच्छी चीज़ है, प्राणायाम की शक्ति बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे। कुर्सी से चिपक गए। क्लास में शास्त्र की तरह इस किताब में सब लिया है, पालक को बुला इस किताब में सब लिया है, योग भी दिया है सचित्र से। आराम से बच्चे बैठे। अब हमें कहना है, आपसे कह रहे हैं बिना सामने झुके
खड़े होइए। झुकना नहीं है सामने झुके बिना खड़े होना। और झुके के सामने क्यों? सामने नहीं झुकना, ऐसे खड़े। गुरुत्वाकर्षण यदि पीछे की ओर हम झुके पहले भी, तो सामने झुके बिना हम खड़े नहीं हो सकते उसके सपोर्ट है ना। तो ये एक खेल में क्या है कि बेटा बताओ तो अगला कहाँ पड़ेगा, स्थान बताओ। पड़ेगा तो ऐसे ऐसे करें तो हंसी पूरा भारत का नक्शा बन पूरी गया। क्लास हंसेगी। फिर किसी को बुलाएंगे, बोलेंगे बताओ ये भोपाल कहाँ पर है, तो भोपाल कहाँ मध्य प्रदेश बीच में है, तो उसको ऐसे ऐसे करें तो उसकी पूरी होगी, तो हंसेंगे हम लोग, है ना। बोलेंगे तमिलनाडु कहाँ है, तो तमिलनाडु कहाँ पड़ेगा, कोई इधर घुटने पड़ेगा, तो उसको क्यों करेंगे, तो हंसी आए, सबको हंसी आती है, घुगनी ये तो बड़े लोग हैं आप लोग। और याद भी हो जाएगा स्थान का नाम भारत के नक्शे में कहाँ है कैसे। अगला ये है चौकोर रस्सा कस्सी, बहुत इसमें मजा आता है। लड़कों के लायक, लड़कियों को मत खिलाइएगा, लड़कों के लायक। ये 4 है, 4 दूनी 8 या 4 दिया 12 भी हो सकते हैं। एक इस चारों दिशाओं में 3 कदम पर नाम करके एक रुमाल रखो। सबके पीछे एक रुमाल रखा है, चारों के पीछे। अब चारों दिशाओं में एक रुमाल रखा हुआ है समान दूरी पर। अब आपको जब हम 3 गिनती लगाएंगे तो एक साथ आपको चारों को अपने अपने दिशा की ओर जा करके रुमाल को खींचना है, रुमाल को उठाना है और एक दूसरे को खींचना है अपनी ओर। और जो रुमाल को पहले उठा लेगा वो विजय घोषित किया जाएगा। ठीक है, क्या नाम रास्ता कस्सी। आप इसके लिए तैयार? बड़ी मजबूती के साथ एक ही हाथ से पकड़ना है और एक हाथ से आपको रुमाल उठाना है। तैयार है? गिनती करें, 1 2 3। इस खेल का नाम है मोमबत्ती बुझाओ फूको। खेल का क्या नाम है? मोमबत्ती फूको। मोमबत्ती को फूकना है। कहने का मतलब जैसे आप जानते हैं मटका फोड़ो प्रतियोगिता जब होती है तो उसे भागीदारी करने वालों के हाथ में डंडा दे दिया जाता है बड़ा सा मटका फोड़ने के लिए, और आंखों को बांध दिया जाता है साथ, और फिर उनको 2 बार घुमा करके फोड़ देते हैं और वो मटका फोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये नाम है आपका सत्यम मोमबत्ती फूकने के लिए तैयार। थोड़ा दूर हो जाइए, आप नाम देते हैं। अब हमारी पुष्पा दी शुरू
ये होशियार बच्चा नाप के रख लिया था। होशियार बच्चा है, नाप के रख लिया था, नाप करके एक बार पूछ लिया। चलिए, तो इस तरीके से ये आउटडोर गेम्स है जितना दिखाया, इंडोर गेम्स भी होता है। बच्चे बैठे हैं, आप 500 समय में उनको शिक्षा दिए, उषा पान का ये फायदा होता है, तो 24 गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, या नशा करने की ये हानियाँ होती है, या माता पिता को प्रणाम करने की ये लाभ होते हैं, आपने पढ़ाया हुआ है, सिखाया हुआ है। इन्हीं प्रश्नों के ऊपर से उनको प्ले करना है। तो आपके पास में से छोटे छोटे ऐसे चिट बना के रखें, प्रश्न की चिट। उषा पान के 3 लाभ बताइए, प्रज्ञा योग में कितने आसन होते हैं, कौन सा प्राणायाम है जिसमें आंख और कान को बंद कर दिया जाता है, वगैरह वगैरह, और सब आप पढ़ा चुके हैं। इस प्रकार के प्रश्न बना के रखेंगे, 8-10 प्रश्न से बना के रखेंगे। और ये बॉल रहेगा, अब बॉल को आप बच्चों में पास करेंगे, और उनको ये हिदायत दीजिए कि वो डरते हैं करंट मारने के समान, क्योंकि जवाब देना पड़ता है तो उनको बोलना पड़ता है, एक दूसरे के पास इसका हो गया। हम छोटे बच्चों को देंगे, ठीक है, छोटे बच्चों को देंगे, है ना। तो कौन कौन है खेलने वाला, आइए कौन है, अच्छा आ जाइए, ये पकड़िए, पकड़ लिया, और ये अब क्या करेंगे बताइए, दोनों को वापस दोनों से यहाँ बेटा, आप बताओ क्या करोगे, कोई जल्दी छोड़ना। ये जो बलून है उसको और क्या कर सकते हैं, आप क्या करोगे, आप करो बोलना है। अच्छा, कहानियाँ बच्चों क्या है, रचनात्मक प्रवृत्ति को बताने वाला। तो गुब्बारा फुला के दे देते हैं, बोलते हैं कि ये गुब्बारा है और ये है पिन। अब इन दोनों का इस्तेमाल आपको करना है कि आप इसका बेहतर इस्तेमाल क्या कर सकते हैं। बच्चों को क्या समझ में आता है, पिन है मतलब फोड़ना है, को ये समझ में आता है, लेकिन उससे उसको टाँक करके उसको बंद भी किया जा सकता है। तो ये कंपटीशन जैसा करते हैं, पिन को निचले सिरे को अगर उसको लगा दें तो गुब्बारा फूटेगा नहीं, सबसे नीचे धागे का काम करेगा, बांधने का काम करेगा, लेकिन किसी का दिमाग नहीं, किसी का भी नहीं। उसी प्रकार से खेल श्रद्धा इधर जैसे बच्चों को बोल दीजिए, है ना, ये कंपटीशन दो की जोड़ी में खड़े कर दिए गए, है ना, ऐसे जोड़ी में खड़े कर दिए गए, और दोनों का हाथ ऐसे इस प्रकार से मिला के खड़े कर दिए, है ना, ठीक है, 4 लोग खड़े, कंपटीशन चल रहा है। अब उनको बोलेंगे कि जो सबसे पहले अपना हाथ छोड़ेगा वो फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है, हाथ छोड़ेगा। तो वो समझते नहीं, वो क्या करते हैं, वो इधर से खींचता, उधर से खींचता, अरे इसको छोड़ दो और जीत जाओ। वो किसी के दिमाग में आते ही नहीं, सब खींचा खांची करते रहते हैं। तो रचनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए, ध्वंसात्मक चीज़ों को हटाने के लिए, ये कुछ चीज़ें बताते हैं। और ये जो मैं बता रही थी वही आ रहे प्रश्न आते हैं, प्रश्न ही क्या, मान लीजिए हम ऐसे प्रश्न कर देंगे, है ना। अब ये पास करते हैं, चलिए ये घूमेगा सर, मैं यही कर दूँ। नटवर नागर नंदा भजरे हरे गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजरे हरे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजरे हरे गोविंदा। आप जिसके हाथ में बॉल रहेगा उसको, अच्छा इसमें भी क्या है, जिस बच्चे को बुलाना है उसी भी स्टॉप करवाइए, आप ये भी कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, लकीली उनका नंबर आता ही नहीं है, वो उसी का नंबर आता है, तो देख करके देना पड़ता है। अब आप बॉल लेकर के आ गए, बॉल लेकर के आप आ गए, उनके हाथ में दे देंगे आप माइक, शिविर है तो माइक तो रहता नहीं है,
और बॉल को आप ले। अब उनको प्रश्नों की चिट दे दीजिए और वो एक चिट उसमें से उठाएगा। 8-10 चिट रहेंगे आपके, उसमें से एक चिट उठाएगा और चिट उठाने के बाद उसको पढ़ेगा जोर से, अपना नाम बोलेगा, अपना परिचय देगा और प्रश्न को पढ़ करके सुनाएगा और प्रश्न का जवाब देगा और चिट को आपको वापस ले लेना है। तो इसमें बनाया नहीं। अच्छा, उल्टा मुहावरा वाला है, चलो सीख दे देते हैं मुहावरा वाला। अब ये उल्टा मुहावरा है, इसको सीधा करना है। ये उल्टा पुल्टा मुहावरा खेल अलग है एक्चुअली, पर इसको मैंने ऐसे दे दिया। बताइए, पढ़ के सुनाइए उल्टा। दीदी इधर मुँह धड़ी धम पड़े धम धम मिले विद्या धम, धम विद्या मिले धम धम पड़े धम धड़ी। क्या लिखा है? छड़ी धम पड़े धम धम मिले विद्या धम, धम छड़ी पड़े धम धम विद्या मिले धम। ये मुहावरा है। हाँ ठीक है ना। बच्चों की पिटाई पड़ती है तो क्या ध्यान आता है। तो ये दूसरा खेल है। मैंने प्रश्न बताया आपको, उस प्रकार से प्रश्न आप तैयार कर लीजिए। जैसे उनको पूछेंगे आप, उषा पांडे कोई 3 लाभ बताइए, वो बताएंगे। नहीं बता पाएंगे तो आचार्य स्वयं उसका बहाना लेकर के पूरा बताएंगे। तो क्या विषय का रिवीजन भी हो जाता है। ये खेल ऐसा है कि इसको आप बांट दीजिए 2-3 लोग। हम मुहावरे को बांट दें। ये मुहावरा नहीं है, पहले मुहावरा तो उल्टा पुल्टा मुहावरों को सिखाना है। मुहावरा का अर्थ भी जन्माना है, सिखाना है। अब बोले किसी को दिखाना नहीं किसी को भाई, अच्छे बच्चे बनिए। अब एक एक करके आइए, माइक लीजिए, उल्टा पहले पढ़िए, सीधा करिए। सीधा हो जाएगा, सही होगा तो तालियां बजेगी। जीरा मुंह के उल्ट में, ये जीरा मुंह के उल्ट में, जीरा मुंह के उल्ट में, ये उल्टा है। सीधा करिए, ऊँट के मुंह में जीरा। ऐसे बच्चों से अच्छा बताया, खूब शाबाशी दी। दूसरा वाला आइए जी, किनके पास है, फटाफट आइए, टाइम कम है। पहाड़ नीचे है, आया अब ऊँट के। इसका सही होगा, अब आया है ऊँट पहाड़ के नीचे। अब आया उठ पहाड़ के नीचे। ठीक है, चलो बढ़िया। जी नहीं होना। चलिए अगला आपको ये क्या, अदरक बंदर जाने स्वाद का क्या। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बहुत बढ़िया। एकदम सरल वाला है। बीमार एक अनार 100। अच्छा, है एक अनार 100। हेलो, जाने ना आंगन नाच टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। गंगू भोज कहाँ तेरी राजा कहाँ, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेरी। अब ये छोटा सा खेल है, अब वो हो गया। ये छोटा सा खेल है, ये हंसी हंसा, बहुत ज़्यादा हंसी आती। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बड़े लोगों को हंसी आती है, और छोटे लोगों को। एक जगह पूछे तो दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है।
एक बच्ची बोली दूध को जलाकर ठंडा करके फूक फूक के ऐसे बना दो। इसको बांटते हैं ना, इसको क्या करते हैं, जैसे इधर लड़के बैठे हैं, इधर लड़कियां बैठी या लड़के लड़कियों की बात नहीं, ये जैसे ऐसे पेड़ में बैठे रहते हैं ऐसे, इनके पीछे एक लड़के लोग बैठे रहते हैं आगे क्लास में। तो इसको क्या करेंगे, जैसे कि ये मैंने दिया, ये दिया मैंने, देखिए ये इधर है, ये नाउन और ये वर्ब है ना। तो ये आप लीजिए एक, अब आपकी जोड़ी है। अच्छा दूसरी, चलो फिर ये आप और आपकी जोड़ी किसको बनाए, आप पैर में उठेंगे बोलने पर, है ना। आप नंबर 1 नंबर 1 और ये देखिए आप एक पैर। अब जिसके पास वर्ब है, नाउन है, जिसके पास संज्ञा, वो पहले बोलेंगे और एक साथ उठ जाएंगे, पेयर से एक साथ उठिए, संज्ञा पहले बोलेगा, नहीं एक पेयर, एक बार एक पेयर। कहाँ है आपका पेयर, कहाँ है? जोर से बोलिए। भौंकता है। आपका क्या है? कुत्ता। कुत्ता भौंकता है? नहीं, ऐसा नहीं किया मैंने, आपका पेयर ये। अच्छा, अपनी जोड़ी के साथ आप लोग खड़े होंगे, जैसे कि दोनों आप बैठ जाइए सर, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठिए सर, बैठिए ना। हाँ ये नाउन वाले पहले बोलेंगे फिर वर्ब बोलेंगे। नाउन वाले बोलिए जोर से। नाउन किनका है? जोर से बोलिए। भौंकता है। कहाँ भौंकता है, वो तो फिर वर्ब है। नाउन आपका बोल रहा हूँ चिड़िया। चिड़िया, आप जोर से बोलिए। चिड़िया। चिड़िया। कहाँ है लिखा है? वही तो बात है ना, वो बोलेंगे चिड़िया, आप बोलेंगे भौंकता है, तो सबको हंसी आएगी कि चिड़िया भी भौंकती है। जो लिखा है वही बोलना है। जी जी जी। चिड़िया भौंकता है। उसको हाँ 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 ऐसे हंसते। आपका क्या है? आदमी दहाड़ता है। दहाड़ता है, आदमी दहाड़ता है, तो उसको हाँ 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 इस प्रकार से आचार्य लोग हंसाएंगे उनको। किसी किसी का मैच हो जाता है, जैसे कुत्ता तो बाजू में मिल जाएगा, भौंकता है तो सब तालियां बजाएंगे उसके लिए, क्योंकि मैच हो गया सही तरीके से। आप लोग का क्या? कुत्ता उड़ता स्वाभाविक हंसी आती है, और जानबूझ के हंसाने के लिए ना उल्टा उल्टा मैच करते हैं, उल्टा उल्टा। शेर में उड़ता है, बच्चा दहाड़ता है, ऐसा। तो इस तरीके से थोड़ी हंसा हंसी ये होता है। ये हो गया, और क्या बच्चा वो सारे खेल आप शुरू करिए। बस ये कहना है आप बाल संस्कार वाला शुरू कीजिए और करवाइए आगे, तो इसके ये वापस तो अंत में राष्ट्रगान वंदे मातरम गाते हैं, और वंदे मातरम गा करके फिर शांति पाठ करते हैं। और उनको होमवर्क देना जरूरी, बच्चों को होमवर्क दिया जाता है कि जो आसन प्राणायाम सिखाया वो कालखंड 1 में जितनी भी चीज़ें समझाई गई है वो होमवर्क में होता है, और उनको प्रेरित करने के लिए बहुत सारी बातें। अब ये किताब आपके पास में है, जो उसका निकालिए, जिनके पास किताब है, आपके पास किताब है, किताब ये वाली किताब, इसमें 10 नंबर पेज आता है, पृष्ठ क्रमांक 10 पृष्ठ क्रमांक 10 निकालिएगा। संस्कारशाला के सफल संचालन के आवश्यक सूत्र और निर्देश नंबर 1 देखिए क्या लिखा है, बताइए क्या लिखा है। अनुपस्थित बालकों के घर संपर्क। अब आपके तो स्कूल में रहेंगे बच्चे स्कूल में रहेंगे, तो भी अभिभावकों से संपर्क करने की इसमें मतलब एक विधान है, वो होनी चाहिए। जब घर में संपर्क करते हैं तो बच्चे लोग बहुत अलर्ट हो जाते हैं, पालक भी अलर्ट हो जाते हैं।
पालकों से घर घर संपर्क करना, कक्षा में गृह कार्य देना, कक्षा में प्रत्येक सप्ताह प्रतियोगिता पुरस्कार की व्यवस्था बनाना। फिर 1.5-2 महीने में पालक गोष्ठी का आयोजन करना, पालकों की गोष्ठी, टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग जैसे अपनी वैसे भी होती स्कूल में, तो इस उद्देश्य से उनसे बात करने के लिए टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग कैसे होनी चाहिए उसका नमूना इस किताब में पीछे की ओर दिया है, आप देख सकते हैं, बाद में देख लीजिएगा। संस्कारशाला का परिवेक्षण, अब जैसे स्कूल में होना है तो 10 स्कूल के बीच में एक पर्यवेक्षक तो होना ही चाहिए, हो सकता है, या 5 स्कूल में। यदि प्रत्येक क्लास में बाल संस्कारशाला चल रही है तो बड़ा काम हो गया। ऐसी स्थिति 5 स्कूल के बीच में एक पर्यवेक्षक जरूर होना चाहिए। लेकिन एक बात, फिर मैं इसी बात में आऊँगी, सरकारी काम जो है वो अलग होता है, पर्यवेक्षक जो है बड़ा भाई होना चाहिए। पर्यवेक्षक का मतलब उनकी समस्याओं का समाधान करने वाला। मैं देखता हूँ तुम क्या करते हो, मैं देखता हूँ कितना किए नहीं किए, ये नहीं चलता सामाजिक काम में। वो बड़ा भाई है, उनकी पीठ थपथपाने वाला, उनको शाबाशी देने वाला, अगर कोई समस्या है तो समस्या का समाधान करने वाला, वो है पर्यवेक्षक। शब्द पर्यवेक्षक जरूर इसमें लिखा है, लेकिन वास्तव में उनको सहयोग करने वाला है। फिर आचार्यों की गोष्ठी प्रशिक्षण, जैसे अभी आज जो प्रशिक्षण हुआ, मान लीजिए आप पढ़ाने वाले हैं, तो पढ़ाने वालों की एक बार में ट्रेनिंग पूरी होती नहीं है, नहीं हो सकती, बाद में फिर से उनका ओरिएंटेशन रिफ्रेशर कुछ करना पड़ता है। जैसे गीत आपको 10 कम से कम आने चाहिए, सबको मंत्रोच्चारण आता नहीं है, उनका अभ्यास करना है, योग का अभ्यास नहीं हो पाया है, योग का अभ्यास कराना है, प्रयोग सबको नहीं आता, प्रयोग जो बताए भी, जीवन जीने की कला, स्वस्थ रहने की कला, वो प्रयोग सबको नहीं आता, उसे फिर से कराना पड़ेगा। तो ये समस्याओं का समाधान भी इससे होता है और आचार्यों में दक्षता आती जाती है। आचार्य जितना अधिक दक्ष रहेगा उतना अधिक वो अपने बच्चों को आकर्षित कर पाएगा और उनमें उसको रस आएगा और परिवर्तन होता जाएगा। बालकों का शैक्षणिक भ्रमण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शैक्षणिक भ्रमण में कई बातें छुपी हुई है। आप लोगों ने उद्देश्य में देखा होगा, बच्चों को श्रमशील भी बनाना है, परिश्रमी भी बनाना है, बच्चों को प्रतिभाशाली भी बनाना है, आस्तिक भी बनाना है, आध्यात्मिक भी बनाना है, बच्चे को कर्तव्यनिष्ठ भी बनाना है, सब कुछ बनाना है। उस दृष्टिकोण से उनका उपयोग किया जाता है। नुकेश थोड़ी देर शांत रहेंगे, पीछे कौन बात कर रहे हैं। तो बच्चों को पिकनिक में ले जाते हैं, छोटी जगह, नदी का किनारा हो गया, कोई मंदिर हो गया, कोई गायत्री मंदिर में ले जा सकते हैं। वहाँ पर लोग ऐसे सेवाभावी होते हैं, दीपक करके बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा देती है। दूसरा तरीका ये होता है, हमेशा एक आचार्य जिस क्लास को पढ़ा रहे हैं उनको इंटरचेंज कर देते हैं, दूसरा आचार्य आकर के उनको कुछ समझाइश दे, कुछ खेल खिला दे, कुछ नया चेहरा आता है, कुछ कहानी बता दे, मज़ा आ जाता है। गांव में तो ये करते हैं हम लोग कि दूर दराज ले जाने के लिए पैसा रहता नहीं और सब स्वेच्छा से काम करते हैं, लेकिन मन बहुत है तो क्या करते हैं, गांव में जो खलिहान होता है ना, कोठार, जहाँ पर वो आराम से बैठते, या कोई बगीचा, अमराई, वहाँ ले जाते हैं बच्चों। खेलो कूदो, मज़े करो, और घर से टिफिन लेके गए, 2-4 रोटी पराठा उसी को बैठ के खा लिए। कुछ थोड़ा बहुत घर से आचार्य लोग ले जाते हैं, एक चेंज चाहिए बच्चे, ये कर सकते हैं। आपका ये बरसात का दिन आया, बच्चों को नर्सरी बनवाइए, पौधे लगवाइए, छोटे छोटे पॉलीथीन उनको बीज डलवाने बोलिए, पौधे डलवाने बोलिए, उनको तरु मित्र, एक कॉन्सेप्ट होता है तरु मित्र, तरु पुत्र। बड़े लोग हम जैसे लोग हैं वो तरु को अपना पुत्र मान करके पालन पोषण करें, बड़ा करें। छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, उनके बीच में तरु मित्र की योजना है, तो उनको कहते हैं कि बेटा देखो ये तुम्हारा मित्र है, अब इसको प्रतिदिन पालन पोषण करना है, पानी देना है, और साल भर तक पानी देना है इसको और बढ़ाना, और जो जितना ज़्यादा बड़ा करेगा, जिसका पौधा जितना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, उसको इनाम मिलेगा। ये एक बात है। श्रमदान कराते हैं बच्चे को, मंदिर ले गए, चलो भी साफ़ सफाई करो, नदी का किनारा या तालाब का किनारा हो गया तो उसको साफ़ सफाई करो, लेकिन आचार्य को उसमें जुटना पड़ता है, आचार्य स्वयं करता है। आचार्य या उनके सहयोगी लोग जो होते हैं वो स्वयं करते हैं, तो बच्चे अपने आप करने लग जाते हैं। तो जो काम हम करवाना चाहते हैं उसके लिए हम ये पिकनिक के रूप में या आउटर पर ले जाते हैं, आउटिंग पे ले जाते हैं, कुछ भ्रमण के नाम से ले जाते हैं, शैक्षणिक भ्रमण के नाम से ले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बोलेंगे कि देखो इस परिसर में कितने फूल पत्तियाँ गिन के आओ, कितने तरह के
पौधे हैं उनका नाम लिख करके लेके आओ, कितने तरह की पत्तियां हैं, कितने तरह के फूल हैं, कलेक्ट करके लेके आओ। प्रकृति प्रेम, प्रकृति को समझे बच्चा क्या होता है, बोली भाषा, कौन सी चिड़िया कैसे बोलती है, कितने प्रकार के कीड़े तुमने देखे, कैसा था, क्या करता है, बताओ, प्रकार लिखो, लिख करके लेके आओ। इस प्रकार से कई तरीके से बच्चों को उनके ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है, उनको प्रकृति के सानिध्य में रखा जा सकता है। इस प्रकार से बच्चे को उसका ज्ञान। और आप लोग तो शिक्षक हैं, नवाचार स्कूल में बहुत होता है। हो सकता है मैं जो बोल रही हूँ सब पुराना लग रहा हूँ आपको, इसके अलावा भी आपके पास से बहुत सारी बातें होंगी, वो सब आप कर सकते हैं। बच्चों को किताबी कीड़ा बनने के अलावा व्यवहारिक बनाना, व्यवहारिक ज्ञान देना, उन्हें समाज के साथ जोड़ना, उनको उनके चरित्र को ऊंचा उठाना, उन सब के दृष्टिकोण से। शुरू में बात आई थी शिक्षा का मतलब बच्चा स्वस्थ हो, स्वावलंबी हो, संस्कारवान हो, स्वावलंबी हो, तो ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो इसके लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब करें। और अंत में एनुअल फंक्शन भी होता है, तो आप स्कूल में करेंगे तो एनुअल फंक्शन तो वहाँ पर होता ही होता है। आप बाल संस्कार शाला के बच्चों के नाम से अलग से उनके ऊपर ये कार्यक्रम तैयार करवा सकते हैं। इस क्लास के बाल संस्कार शाला के बच्चों के द्वारा ये करवाए जा रहे हैं इस तरीके से। और ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों पर बहुत ध्यान देते हैं, उनको संस्कारवान बनाने के लिए उनको अलग से पुरस्कृत और सम्मानित किया जाता है, उनको स्पेशली इनवाइट किया जाता है। ऐसे शिक्षक, क्योंकि शिक्षकों के बीच में ये काम होगा, ऐसे शिक्षक जिन्होंने इसमें कीर्तिमान स्थापित किया है, जो दिल से बच्चों को इस प्रकार से ऊपर उठाने का काम करते हैं, आप उनको पुरस्कृत कर सकते हैं। उनको तो करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। तो जब बाहर काम करने पर ये सब होता है तो स्कूल में तो सब प्रकार की सुविधा है, तो ये है। और संकल्प पत्र भरे जाते हैं, तो आपको तो संकल्प पत्र कोई भरने की जरूरत है ही नहीं, आप तो पहले ही बाउंड है ये काम करने के लिए, बस अब शुरू करने की आवश्यकता है। तो मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। हमारे साथी जिन लोगों ने इसके लिए किया, अपनी ओर से उनको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, आभारी हूँ। यदि वो नहीं होते तो ये काम नहीं होता। अगली बात जो छूट गई होगी भारती भाई से मैं निवेदन करती हूँ, इसे पूर्ण करेंगे और फिर उसके पश्चात भाई साहब कमल जी से। बस एक ही बात कहना चाहेंगे शिक्षक साथियों कि जीवन में आदमी कुछ लेके जाना चाहता है। हम इस दुनिया से धन लेके नहीं जा सकते, लेकिन धन को, जैसे कहते हैं ना, विदेशों में विदेशी मुद्रा हम कमाते हैं, तो विदेशी मुद्रा को भारतीय रुपए में कन्वर्ट करके हम भारत में उपयोग कर सकते हैं। वैसे ही हम कितना धन संपत्ति कमाएं हमारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन अपने समय, अपनी प्रतिभा, अपने धन का जो अंश हम लोक कल्याण के लिए लगाते हैं तो वह निश्चित तौर पर हमारे साथ जाएगा। और सबसे बड़ा काम ये है बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण, और ये बाल संस्कार शाला उसकी एक विधा है। और आप लोगों ने भली बात ही समझा है। आप एक दीपक की तरह अपने साथ उस प्रकाश को लेके जाइएगा और जितना हो सके उसको बांटिएगा। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, चाहे तो आसपास के गांव में भी नए युवा भाई बहनों को इसका प्रशिक्षण दे करके, 11वीं 12वीं कॉलेज के 2-2, 3-3 भाई बहनों को प्रशिक्षण दे करके उनके माध्यम से भी बाल संस्कार शाला चलवा सकते हैं। तो बहुत सारे काम हैं। आशा है आप सभी इसका बेहतर से बेहतर उपयोग करेंगे। आप सभी इतने ध्यानपूर्वक इस प्रशिक्षण के लिए आप सभी को सादर नमन।